कई बार डर आवाज से नहीं बल्कि उस खामोशी से आता है जो अचानक टूट जाती है। राजस्थान के एक सुनसान इलाके में एक पुरानी इमारत है जिसे लोग छूटा हुआ स्थल कहते हैं। वहां किसी का नाम लेना मना है क्योंकि जवाब हमेशा इंसान का नहीं होता। एक परिवार शादी की तैयारियों के सिलसिले में राजस्थान के एक सुनसान वीरान इलाके में कुछ दिनों के लिए रुका था। घर में हलचल थी, साज सज्जा, कपड़े, मिठाइयाँ और शादी के कार्ड की तैयारियां। हर तरफ खुशियों की गूंज थी, लेकिन घर की छोटी बेटी आरती इन सब चीज़ों में कम और उन कहानियों में ज़्यादा रुचि रखती थी जो लोग पुराने मंदिरों, सुनसान हवेलियों और भूतिया जगहों के बारे में बताते थे। उसने हमेशा कहा था, भूत तो सिर्फ कहानियों में होते हैं, असली दुनिया में नहीं। लेकिन उस दिन उसकी रुचि उसे और उसकी बहन नेहा को एक पुरानी इमारत की ओर ले गई जिसे लोग सुनसान और डरावनी जगह के रूप में जानते थे। सांझ के समय सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवा ठंडी और भारी थी, जैसे किसी ने उसे किसी पुराने मंदिर की रहस्यमयी ठंडक में बदल दिया हो। झाड़ियों के बीच से अजीब सी सरसराहट आ रही थी। छोटे छोटे पेड़ की शाखाएं मानो किसी की उंगलियों की तरह हिल रही थी। आरती और नेहा वहां खड़े होकर इमारत को निहार रही थी और अचानक आरती ने हल्की आवाज में कहा, चलो अब यहां से निकलते हैं। नेहा ने डर के मारे तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। आरती, यहां ऐसे शब्द मत बोलो। मां ने कहा था कहीं भी किसी का नाम मत लेना और कुछ भी मत पुकारना। लेकिन तब तक शब्द हवा में घुल चुके थे। अजीब सी ठंडक उनके चारों ओर फैल गई। ऐसा लग रहा था कि पूरे वातावरण ने सांस रोक ली हो। झाड़ियों में हल्की हलचल फिर से हुई और ऐसा लगा जैसे कोई उनकी ओर देख रहा हो। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ ठंडक से जम गए। उसने महसूस किया कि उसके कदमों की आवाज अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि इमारत की दीवारों में गूंज रही है। धीरे धीरे वे दोनों आगे बढ़े, लेकिन रास्ता अचानक बदल गया। हर कदम पर ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उनके पीछे की आवाजें जो एक बार हवा में खो गई थी, अब धीरे धीरे उनके कानों में फुसफुसा रही थी। चलो। आरती ने मुंह से कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन उसे पता था कि ये कोई आम आवाज नहीं थी। हर शाख की सरसराहट, हर पत्ते की हलचल उसे डर की एक नई लहर दे रही थी। वे धीरे धीरे घर की ओर बढ़े, पर जैसे ही वे इमारत से दूर हो रहे थे, आरती को लगा कि कहीं से किसी ने उनकी ओर देखा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। उसने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया और दोनों ने तेज कदमों से घर की ओर भागना शुरू किया। उस रात आरती समझ गई कि इस इमारत में जो भी था वो केवल अतीत का नहीं बल्कि वर्तमान में भी उनकी हर चाल को देख रहा था। और यही तो इस डरावनी कहानी की शुरुआत थी, जहां एक छोटी सी गलती, केवल एक शब्द, उन्हें भविष्य में आने वाले डर की ओर ले जा सकती थी। उस रात से घर में अजीब चीजें होने लगीं। शुरुआत में लोग इसे मामूली समझते रहे, लेकिन घटनाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। बिना किसी के आए दरवाजे अपने आप खुलने लगे। कभी कभी रसोई में रखी चीजें अपने स्थान से हिलकर गिर जाती। कपड़े, बर्तन, यहाँ तक कि हल्के सामान भी अपनी जगह बदलकर दिखाई देते। परिवार में सबसे छोटे सदस्य आरती और उसकी बहन नेहा ये सब देखकर डरने लगी। वे अक्सर देखती कि कोई वहां मौजूद नहीं होता, फिर भी चीजें हिलती रहती हैं। एक बार आरती ने पानी मांगा। जैसे ही उसने आवाज दी, गिलास उसके हाथ में आ गया। वो पहले तो इसे सामान्य समझी, लेकिन जब नौकरानी आई और कहा कि उसने उस समय पानी नहीं दिया था, तो आरती को अपने हाथ में गिलास पकड़ते हुए अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, उनके हर कदम पर नजर रख रहा है। धीरे धीरे डर ने पूरे घर में कब्जा कर लिया। रात में कमरे में अकेले रहने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। हर बार जब कोई कदम उठाता तो लगता कि कोई छिपा हुआ है और उनका पीछा कर रहा है। दीवारों और फर्नीचर के बीच हर हल्की आवाज जैसे किसी का संकेत बन जाती। कभी कभी कमरे में चीजें अचानक गिर जाती और किसी का साया फर्श पर चुपके से घूमता दिखाई देता। आरती और नेहा अब दिन के समय भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती थी।
दरवाज़ों और खिड़कियों के पास कोई भी खड़ा हो तो ऐसा लगता कि उसकी निगाहें उन पर पड़ रही हैं। परिवार के बाकी लोग इसे एक अजीब संयोग मानने की कोशिश करते, लेकिन लगातार घट रही घटनाओं ने किसी को भी चैन से रहने नहीं दिया। हर रात एक नई घटना होती, कभी कोई आवाज आती, कभी कोई पैरों की हल्की आहट सुनाई देती। कभी कभी घर के बड़े सदस्य भी महसूस करते कि कुछ उनका ध्यान खींच रहा है। धीरे धीरे डर घर के हर कमरे में फैल गया और इस बात का एहसास होने लगा कि ये कोई मामूली घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज है जो उनका पीछा कर रही है, जिसे रोकना नामुमकिन सा लगता है। अब हर कोई सोचता था कि आखिर ये सब कब तक चलेगा और किसकी नजरें इस परिवार पर टिक चुकी हैं। कुछ दिनों बाद घर के पुराने स्टोर रूम से रात के समय अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। शुरुआत में तो ये हल्की हल्की आवाज़ों, दरवाज़ों के खुद ब खुद बंद या खुलने और कभी कभी फर्श पर अजीब सी हलचल तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे ये घटना इतनी बढ़ गई कि अब उसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो गया। एक रात आरती और नेहा दोनों ने रूम के भीतर से एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ इतनी हद तक कमज़ोर और फीकी थी कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए वो सुनाई नहीं देती, लेकिन उनके कानों में ये स्पष्ट और लगातार गूंज रही थी। दोनों बहनें डर के मारे रूम की ओर बढ़ीं। दरवाज़ा खोला तो कमरे में कोई नहीं था। चुप्पी इतनी गहरी थी कि उनके अपने हृदय की धड़कन और सांसें भी जोर जोर से सुनाई दे रही थी। कमरे के फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई भीगा हुआ इंसान वहां से चलता हुआ गया हो, लेकिन कमरे में पानी कहीं नहीं था। दोनों ने धीरे धीरे पीछे हटकर देखा कि बर्तन, कपड़े और छोटे सामान अपने आप इधर उधर हिल रहे थे। उनके कदमों की आवाज़ भी अब अजीब तरह की गूंज बना रही थी, जैसे कोई अनजाना मौजूद उनके हर कदम पर नजर रख रहा हो। उस रात का डर परिवार के बाकी सदस्यों तक पहुंच गया। हर कोई सतर्क हो गया, लेकिन कोई ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। घटनाएं रात दिन लगातार बढ़ती गई। कभी फर्श पर अस्पष्ट धब्बे दिखाई देते, कभी बर्तन अचानक गिरते, कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता। आरती और नेहा अब डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही चलती थी। उनके मन में लगातार ये सवाल उठता कि आखिर ये सब क्या है और क्या ये इंसान का काम हो सकता है। और फिर एक रात सबके डर को वास्तविकता ने झटका दिया। घर का एक सदस्य सीढ़ियों से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। लोग इसे बस दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मानने लगे, लेकिन घर का माहौल, लगातार घट रही अजीब घटनाएं और फर्श पर दिखाई देने वाले निशान सब कुछ ये साबित कर रहे थे कि ये केवल शुरुआत है। हर कमरे में, हर फर्नीचर के पीछे, हर दरवाजे और खिड़की के पास अब डर का अजीब सा असर महसूस होने लगा। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया कि कोई अदृश्य शक्ति इस परिवार का पीछा कर रही थी, और ये शक्ति सिर्फ आरती और नेहा तक सीमित नहीं थी। पूरे घर के वातावरण को उसने अपने नियंत्रण में ले लिया था। रात के समय हर हल्की आवाज, हर अंधेरा कोना और हर झिलमिलाती छाया डर का हिस्सा बन गई थी। हर कोई रात में अकेले कमरे में जाने से डरने लगा। धीरे धीरे परिवार के सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से थकने लगे, क्योंकि ये महसूस हो गया था कि घर में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर दिन और हर रात इस अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का एहसास उनके चारों ओर फैलता जा रहा था। कोई भी इंसान इसे चुनौती नहीं दे सकता था। हर घटना अब सिर्फ डर पैदा करने वाली नहीं रही, बल्कि ये संकेत बन गई थी कि कुछ ऐसा हुआ है जो अब केवल अनदेखा या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। घर के हर सदस्य के भीतर लगातार ये डर बैठ गया कि जो घटना हो रही है उसका अंत कितना भयानक हो सकता है। और इसी डर ने धीरे धीरे पूरे घर को अपने पंजों में जकड़ लिया, जिससे अब हर कोई जान गया था कि ये सिर्फ शुरुआत थी और असली डर अभी बाकी था। आरती अब पहले जैसी नहीं रही। पहले जो वो खेलती, हंसती या बहन नेहा के साथ बातें करती थी, अब वो चुप रहने लगी थी। दिन में वो अक्सर कहीं खोई खोई सी दिखाई देती, और रात के समय तो अकेले अपने कमरे में घंटों बैठकर बात करने लगती। कभी कभी वो ऐसी आवाज़ में किसी अनजान नाम को दोहराती कि घर के बाकी सदस्य भी डर जाते। कभी कभी वो अचानक चीखती और कहती, क्यों तुम मुझे नहीं सुनते? और फिर अचानक सन्नाटा छा जाता।
एक दिन उसने कहा कि उसे एक औरत दिखती है। वो औरत आधी रो रही होती, आधी सांसों में फुसफुसाती और बार बार बस एक ही बात दोहराती, मुझे सुना नहीं गया। आरती की बातों ने पूरे घर में डर फैला दिया। दिन के समय भी सबको ऐसा महसूस होने लगा कि किसी की नजरें हमेशा उन पर टिकती रहती हैं। वस्तुएं अचानक हिलने लगी, कपड़े और बर्तन अपनी जगह बदलने लगे। आरती का व्यवहार अब असामान्य था। कभी वो अचानक दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाती, कभी रात को बिना किसी वजह अपने कमरे में बैठकर फुसफुसाने लगती। परिवार अब समझ गया कि ये मामूली डर नहीं है, ये कोई अदृश्य शक्ति थी जो आरती के मन और घर के वातावरण को अपने नियंत्रण में ले रही थी। डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी और हर सदस्य को ये एहसास होने लगा कि अब केवल उपाय ही उन्हें बचा सकता है। आखिरकार डर और रहस्य की बढ़ती स्थितियों को देखकर परिवार ने निर्णय लिया कि अब उन्हें किसी साधु या अनुभवी व्यक्ति की मदद लेनी ही होगी। इसलिए उन्होंने एक साधु को बुलाया। साधु ने आरती और पूरे घर का हाल देखा और तुरंत महसूस किया कि ये साधारण आत्मा नहीं, बल्कि कोई ऐसा अतीत का बंधा हुआ प्राणी है जो अपना सच सुनवाना चाहता है। साधु ने कहा कि अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो डर और घटनाएं और भी भयावह रूप ले सकती है। अब आरती और परिवार की जिंदगी एकदम बदल गई थी। हर पल एक नई बेचैनी और अनजानी घटनाओं का डर घर में मंडराने लगा था। साधु की मौजूदगी से कुछ राहत मिली, लेकिन सब जानते थे कि असली कहानी अभी बाकी थी और जो होने वाला था वो पूरी तरह से डरावना होने वाला था। साधु ने पूरे परिवार को गंभीर दृष्टि से देखा और धीरे धीरे समझाना शुरू किया कि ये जो घटनाएं घर और उस पुरानी इमारत में घट रही हैं, ये किसी साधारण आत्मा या हल्की सी डरावनी घटना का परिणाम नहीं है। उन्होंने बताया कि सालों पहले उस जगह पर एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी, कोई घर की बहू या किसी का परिवार नहीं, बल्कि वो एक गवाह थी। एक ऐसी महिला जिसने किसी बड़े अपराध, षड्यंत्र या अत्याचार को देखा था। उसने जो कुछ भी देखा वो बहुत बड़ा था और उसके कारण कुछ ताकतवर लोग उसे दबाने और उसकी आवाज को हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश में लगे थे। साधु ने स्पष्ट किया कि उस औरत की आत्मा तब से इस दुनिया में अटकी हुई थी। वो ना तो शांति से विश्राम कर सकती थी, ना ही अपने साथ हुए अन्याय से मुक्त हो पाई थी। उसकी आत्मा का उद्देश्य केवल एक था, अपना सच सुनवाना। वो न्याय चाहती थी ताकि उसके साथ जो अन्याय हुआ वो उजागर हो सके। लेकिन क्योंकि उसे दबा दिया गया था, वो अपनी आवाज़ केवल उन लोगों तक पहुंचा सकती थी जो सच में उसे सुनने और समझने के लिए तैयार हों। साधु ने यह भी बताया कि जिस दिन आरती गलती से उस जगह पर शब्द बोली, उसी दिन आत्मा ने उसे पहचान लिया। आरती की आवाज़ और उसके शब्द उस औरत के लिए मार्ग बन गए। अब आत्मा ने महसूस किया कि कोई उसकी बात सुन सकता है और उसकी पीड़ा समझ सकता है। साधु ने परिवार को चेतावनी दी कि आरती अब केवल माध्यम बन गई है। आत्मा उसके माध्यम से अपना संदेश और न्याय पूरे परिवार तक पहुंचाएगी। साधु ने आगे विस्तार से बताया कि ये आत्मा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई थी। उसका उद्देश्य केवल न्याय था और अगर उसे सुना गया और न्याय मिला तो घर और परिवार फिर से सुरक्षित महसूस कर सकते थे। लेकिन यदि लोग समझदारी से काम नहीं करेंगे तो परिस्थितियां और भयावह हो सकती थीं। छोटे छोटे संकेत, फर्श पर निशान, अचानक गिरी हुई चीजें और रात में सुनाई देने वाली आवाजें केवल संकेत भर थीं। असली शक्ति और भय तब सामने आएगा जब आत्मा पूरी तरह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सक्रिय होगी। साधु ने परिवार को यह भी समझाया कि अब आरती की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उसे डरना नहीं था, बल्कि आत्मा की आवाज बनकर उसका संदेश घर वालों तक पहुंचाना था। परिवार के सदस्य अब समझ गए कि ये सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, बल्कि उस औरत के साथ हुए अन्याय की पुनरावृत्ति को रोकने और उसे न्याय दिलाने की जिम्मेदारी थी। साधु ने कहा कि अगर ये कार्य सही तरीके से पूरा हुआ तो आत्मा शांति पाएगी और घर फिर सामान्य हो जाएगा। लेकिन यदि अनजाने में गलती हुई तो घटनाएं और भी भयावह और असहनीय रूप ले सकती थी। अब पूरे घर के लोग सतर्क थे। हर किसी के भीतर यह डर बैठ गया था कि अब केवल शब्द ही नहीं, बल्कि हर कदम और हर निर्णय महत्वपूर्ण था।
साधु ने कहा कि आत्मा बहुत शक्तिशाली थी और केवल समझदारी और धैर्य से ही परिवार इसे शांत कर सकता था। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो आरती के साथ हुआ वो केवल शुरुआत थी और असली कहानी अब सामने आने वाली थी। एक कहानी जिसमें डर, रहस्य और न्याय की जटिल परतें पूरी तरह खुलने वाली थी। अमावस्या की रात घर का माहौल पहले से भी असामान्य और भारी था। हर कोने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने घर को घेर रखा हो। दीवारों से हल्की आवाजें आती, फर्श पर अचानक छोटे छोटे निशान बनते और कभी-कभी बर्तन और कपड़े अपने आप हिल जाते। आरती और नेहा अपने कमरे में बैठकर चुपचाप हर हल्की आवाज पर ध्यान देने लगी थी। साधु ने घर में प्रवेश किया और अपने हाथ में मंत्रों की किताब और कुछ विशेष सामग्री लिए अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। साधु ने सबसे पहले घर के प्रत्येक कमरे का निरीक्षण किया। उसने देखा कि आरती अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में वो डर और बेचैनी थी जो उसे हर समय परेशान कर रही थी। साधु ने महसूस किया कि आरती अब सिर्फ एक माध्यम नहीं रही, बल्कि आत्मा की आवाज और इच्छा उसके माध्यम से परिवार तक पहुंच रही थी। साधु ने परिवार से कहा कि इस रात का अनुष्ठान केवल आरती के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए आवश्यक है, ताकि उस आत्मा का सच और न्याय दोनों सामने आ सके। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, साधु ने धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण किया। हर शब्द के साथ कमरे में मौन और घबराहट फैल गई। आरती का शरीर हल्का हल्का कांपने लगा। अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैल गई जो धीमी गति से बढ़ती रही। घर के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और हर किसी की सांसें धीमी और सतर्क हो गई। फिर हुआ वो पल जो सभी के लिए अविश्वसनीय था। साधु के अंतिम मंत्रों के उच्चारण के साथ ही वर्षों से छुपा सच उजागर होने लगा। वो सच जिसे दबाने और छुपाने के लिए हत्या की गई थी, अब सबके सामने आ गया। दोषियों के चेहरे जैसे उनके सामने स्पष्ट हो गए। सबने देखा कि कौन जिम्मेदार था और किस तरह उस निर्दोष औरत के साथ अन्याय किया गया। परिवार के सदस्य हिल गए। उनके मन और आंखों के सामने वो घटना जैसे जीवंत हो उठी। आरती अचानक जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर थर-थर कांप रहा था, लेकिन साधु ने शांतिपूर्वक उसे उठाया और उसके पास बैठकर मंत्रों के अनुसार स्थिति नियंत्रित की। धीरे धीरे घर में फैली वो अजीब और असामान्य शक्ति गायब होने लगी। अब हर सदस्य महसूस करने लगा कि भय और बेचैनी का प्रभाव खत्म हो गया है। दीवारों और खिड़कियों के पीछे जो अजीब संकेत दिखाई दे रहे थे, अब शांत हो गए। साधु ने परिवार को बताया कि आत्मा अब शांति पा चुकी है, उसकी पीड़ा खत्म हो गई थी और न्याय के साथ उसके साथ हुए अन्याय का अंत हो गया। आरती की आंखों में धीरे धीरे राहत की झलक दिखाई दी। साधु ने बताया कि इस रात से ये परिवार हमेशा सतर्क रहेगा। उन्होंने समझाया कि कभी भी अतीत की पीड़ा और दबाया गया सच पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। यदि हम ध्यान न दें और सतर्क न रहें तो ऐसी घटनाएं फिर से हो सकती हैं। लेकिन न्याय और सच के साथ आत्मा की शांति हुई और यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक था। इस घटना के बाद परिवार ने महसूस किया कि डर केवल अंधेरे और अदृश्य शक्ति से नहीं आता, बल्कि जब तक सत्य और न्याय पूरी तरह सामने नहीं आते, तब तक भय हमेशा हमारे चारों ओर मंडराता रहता है। आरती अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसका मन हल्का हो गया। घर के सदस्य अब जानते थे कि अतीत की घटनाएं चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, अगर सच और न्याय सामने लाया जाए तो हर भय और संकट समाप्त किया जा सकता है। आज वो घर खाली पड़ा है, खिड़कियां टूटी फूटी हैं, दरवाजे जर्जर और छत से धूल गिर रही है। कभी कभी लगता है जैसे दीवारें भी किसी अतीत की घटना की गवाही दे रही हो। आसपास का माहौल सुनसान और भारी है। लोग जब वहां से गुजरते हैं तो कदम अपने आप तेज कर लेते हैं, बिना पीछे मुड़े, बस घर से बाहर निकलने की जल्दी में। कोई भी हिम्मत नहीं करता कि वो लंबे समय तक उस जगह के पास खड़ा रहे। पहले वहां जो रोने और फुसफुसाने वाली आवाजें आती थीं, अब सुनाई नहीं देती। लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि वो शक्ति, वो आत्मा कहीं पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। बस अब वो छुपकर किसी नए शिकार या माध्यम की तलाश में प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए उस घर के पास से गुजरते वक्त कोई भी अपने मुंह से किसी का नाम नहीं लेता।
कहते हैं यदि आप किसी आवाज का नाम लेकर उसका ध्यान आकर्षित कर दें तो वो आवाज खुद रास्ता ढूंढ लेती है, और जब वो रास्ता ढूंढ लेती है तो उसके पीछे क्या आता है इसे कोई नहीं जानता। बचपन में सुनाई देने वाली छोटी छोटी आवाजें, हल्की हल्की चीजों का गिरना और अचानक महसूस होने वाली मौजूदगी अब भी लोगों की कल्पना में जीवित है। जो लोग कहते हैं कि घर अब शांत है, वे अक्सर भूल जाते हैं कि भय कभी खत्म नहीं होता, वो केवल छिप जाता है और अपनी जगह का इंतजार करता है। यही कारण है कि हर कोई उस जगह से जल्दी निकलना पसंद करता है। आज भी अगर कोई उस घर की ओर जाता है तो वो महसूस कर सकता है कि कुछ अजीब निगाहें उसे देख रही हैं। कोई भी चीज बिना कारण नहीं हिलती और हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी उसे घेर रही हो। लोग कहते हैं कि उस घर के चारों ओर की हवा, दीवारों की खामोशी और खिड़कियों की झिलमिलाहट सब कुछ इस बात की चेतावनी है कि वहां ध्यान देने वाला कोई भी व्यक्ति हमेशा सुरक्षित नहीं रहता, और इसलिए वो घर खाली पड़ा है। कोई नहीं रोता, कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन वही पुरानी चेतावनी आज भी सटीक है। कोई वहां नाम नहीं लेता, क्योंकि कुछ आवाजें अगर सुनी न जाएं तो वो रास्ता खुद ढूंढ लेती हैं। कमेंट सेक्शन में कोई नाम नहीं, जो नियम तोड़ेगा वो कहानी का हिस्सा बन जाएगा।